सत्य संग में फिर से नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए सच के साथ और नई चीज़ों के साथ हम सब बैठे हैं और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर यूटी प्रोग्रेस के रास्ते पे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। आज ऑनरेबल एलजी साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने पिछले लगभग 2 सालों में 28,000 करोड़ का जो डेट था स्टेट के ऊपर उसको दिया है। इसको पावर डेट बोला जाता है। और उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक को अपनी एबल गवर्नेंस के साथ प्रॉफिट में भी लाया है। इसमें मैं भी ऐड करूँगा, जम्मू कश्मीर बैंक के हम भी क्लाइंट्स हैं, हम उनके कंज्यूमर्स हैं और ये चीज़ें तो हमने ग्राउंड पे देखी हैं कि बैंक की वर्किंग बहुत इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ सालों में। इसमें मैं ऐड ऑन करूँगा जो फैक्ट्स हैं रवीश एंड आशीष। जी सर। आज सत्संग में हम लोग नई नई चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं। सत्संग का जो मेरा एम मुझे लेके मैं सोच के पहले एपिसोड किया था वो यही था कि सत्य जो है ना वो सबसे सुंदर होता है और सबसे सही होता है। हम लोग क्यों ना सच को उसके मिनिमम जिसको बोलते हैं डेविएशन के साथ सिस्टम में लाएं और यूट्यूब के मीडियम से, फेसबुक के मीडियम से, सोशल मीडिया से हम लोग फैक्ट्स को प्रेजेंट करें। जी। इससे क्या बेनिफिट होगा? एक तो जो लोग कुछ गलत कर रहे हैं हम उनके बारे में भी सच बोलेंगे और जो ठीक काम हो रहा है वो भी सच बोलेंगे। उससे जो ऑडियंस है, जैसे हम लोग भी कोई चैनल देखते हैं तो खुशी मिलती है, एक अच्छी चीज़ अगर हुई है, जैसे इट्स हैप्पीनेस कि एक तरफ रिलायंस कंपनी जैसी वेल निट प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर जो 42,000 नौकरी की छटनी कर रही है और बेशक प्रॉफिट हो रहा है पर छटनी कर रही है। दूसरी तरफ एक ट्रबल्ड गवर्नमेंट जो कि ट्रबल में काम कर रही है, जिसको यूटी को संभालने का मौका मिला। नॉमेनक्लेचर बदला जा रहा है, सारे लेटर पैड बदले जा रहे हैं, सारी स्टैंपें बदली जा रही हैं और उसके बीच में वो 2 सालों में इस तरीके से गर्म की जाती है कि वो अपना 28,000 करोड़ का उधार ख़त्म कर सकती है। देसी भाषा में अगर हम बात करेंगे तो इट्स अ बिग थिंग। अब इसका बेनिफिट क्या होगा जो ग्राउंड पे आपको दिखेगा वो ये दिखेगा, पावर कट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे। जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने परेशानियाँ देखी पावर कट्स को लेके, उसका बहुत बड़ा कारण था कि पीछे से सप्लाइयाँ लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और सारा बोझ जनता पे पड़ रहा था। आहिस्ता 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 गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके से काम किया, सेक्टर्स ने भी काम किया होगा, डाउन द लाइन मैं कहता हूँ उस लाइनमैन ने भी काम किया होगा, तब जाके रेवेन्यूज़ में इम्प्रूवमेंट आई। कुछ एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव हुए किए गए होंगे, मीटरों को लेके कुछ नेगेटिव किए गए होंगे, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट मैं देख रहा था सड़कों पे आ गए थे प्रोवोकिंग करके कि ये मीटर नहीं लगाए जाए, वो मीटर लगाए जाए। अब स्मार्ट मीटरों को लेके लोग बड़े सेटिस्फाई भी फील कर रहे हैं क्योंकि जितनी बिजली खपत होती है वो मोबाइल पे आ रही होती है, इतने हमारी खपत हो गई है क्योंकि जो बिल ऑनलाइन जा रहे हैं उसमें उनको ऑनलाइन पता लगता रहता है काफ़ी हद तक। बीच में ऐप पे इशू भी आया था, बंद हो गई थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इसको ठीक कर दिया मुझे लगता है। बट पता लग जाता है, आप इधर बैठे हो घर पे, पता लग जाएगा आपको कि आपके घर में अगर कोई फ़ैन फालतू ऑन है तो आप बोलोगे फ़ोन कर भैया बंद करो, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, ये तो पॉजिटिव थिंग है ना, बिल्कुल। इसको नेगेटिव नहीं कैसे मुझे लगता है। ये सारे मेजर इकट्ठे करके आज 28,000 करोड़ को वापस देने का रीज़न बने हैं। इसी तरह एक और अच्छी खबर सामने आ रही थी कि हम लोग अपना यूथ बाहर भेज रहे हैं, कभी एक स्टेट में कभी फॉरेन में, कि यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड शायद हायर एजुकेशन का वैसा नहीं है। लेकिन अभी पता लगा है कि जो हमारे नेशनल फ्रेमवर्क को एनालाइज करती हैं, उनकी रैंकिंग की जाती है, उन एजेंसीज़ ने जो कि एमएचआरडी के अंडर वर्क करती हैं, उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी को 50th रैंक दिया है। मैं चाहूँगा टॉप 50 में आ गया, मतलब 50th रैंक हो या 40th रैंक हो, बट टॉप 50 में अक्रॉस इंडिया आना कोई छोटी बात तो नहीं है मेरे ख्याल में। यूनिवर्सिटी का भी जिक्र है, कश्मीर यूनिवर्सिटी इसमें हम डिटेल ही आ गई है मेरे हाथ में। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कि जब हज़ारों की तादाद में इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के, ये एजुकेशन मंत्रालय के अंदर बनाई गई एक ऐसी 2015 में एनालिसिस करने वाली एजेंसी है जो कि रैंकिंग करती है यूनिवर्सिटीज़ को उनके करिकुलम्स के बेस पे
उनके उनके फ्रेमवर्क्स के बेस पे, और इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी को रिसर्च कितनी होती है उधर, रिसर्च मतलब यूनिवर्सिटी का काम ही रिसर्च है, जी जी, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो जम्मू यूनिवर्सिटी को उन्होंने टॉप 50 में लाया, और उसके साथ उनके साथ छाना बछाना खड़ी है कश्मीर यूनिवर्सिटी भी। बिल्कुल 69th रैंक पे। और हमारी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का 79 एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो भी अच्छी रैंकिंग में आया है, वो टॉप 40 आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट्स के बीच में उसने अपनी जगह बनाई है। बीआर के केस में अगर कोई बच्चा बीआर करने वाला था, क्योंकि आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है, बिल्कुल, वो तो वो टॉप 40 में आना बड़ी बात है। शेर कश्मीर जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर 10 की है वो टॉप 10 में अपनी जगह बना चुकी है, और सकोस्ट जम्मू ने टॉप 20th रैंक लिया है। बिल्कुल। तो यार ये सारी पॉजिटिव मैं थोड़ा चर्चा है। मैं थोड़ा एग्जैक्ट वो बताना चाहूँगा। 45th रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को दिया गया है 45, और 50 रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को दिया गया है। और अगर मैं इनके बीच के और इनसे ऊपर जो देखूं तो काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मुझे मतलब IITs की यूनिवर्सिटी और काफ़ी बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडिशन हो गया है जम्मू यूनिवर्सिटी का। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को नंबर 1 दिया गया है। ठीक, तो इसमें इस रैंकिंग में 45th और 50 नंबर पे आना एक रिमार्केबल चीज़ है। और वो भी एब्रोगेशन 370 के बाद, जी जी, इसका मतलब सुधार है हायर और एजुकेशन। वो भी कोविड के बाद। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है NIRF, एक इनके पैरामीटर्स होते हैं, रिसर्च वहाँ पर कितनी फैसिलिटीज मिलती है। देखिए पेसिमिस्टिक की बात करेंगे वो तो हर जगह पे नुक्स निकालेंगे। एक बड़ा गर्ग पेसिमिस्टिक बैठा हुआ है अमेरिका में, खुद शेयर मार्केट का ट्रबल काम करता है और लोगों को बोलता रहता है जी उधर का ये गड़बड़ हो गई वो गड़बड़ हो गई, उसका बस चलेगा वो तो कुछ और ही लेवल के वो कुछ काम कर रहे हैं। वो शॉर्ट सेलर हैं सर, उनका काम है इस तरह की पैनिक क्रिएट करवाना और शॉर्ट सेलिंग करना। आज के दिन मैं ऐसा बोलूंगा कि जो हिडनबर्ग है इसको भारत की जनता एक बेवकूफ की तरह देख रही है। हिंडनबर्ग ये इडियट लग रहा है मुझे, बिल्कुल, लगता है कि जैसे कोई असर ही नहीं है। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की कोशिश करता है वो, उसको लगता है कि हिंदुस्तान के लोग जो है वो अभी भी जो है उन पे वेस्ट पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे बिल्कुल असर ही नहीं है शेयर मार्केट सर। में। हिंडनबर्ग क्यों होगा? आई नहीं आई रिपोर्ट दिख नहीं रहा। 18 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा है अडानी ग्रुप। जी जी, हम किसी को फेवर या केस की बात नहीं कर रहे हैं, तकलीफ वेस्ट को ये है अडानी क्यों है, बिल्कुल। ये हिडनबर्ग क्यों नहीं है, तकलीफ ये है। ये और कोई अमेरिकन कंपनी क्यों नहीं है, ये वेस्ट की यूरोपियन कंपनी क्यों नहीं है, ये कोरियन कंपनी क्यों नहीं है, ये इंडियन कंपनी क्यों इतनी बड़ी बन गई। तकलीफ ये है जब तक ये कंपनी किसी और ओरिजिन की थी तब तक कोई तकलीफ नहीं थी इनको, कोई ऑडिट्स नहीं थे इनके लिए। और जैसे इंडियन की ओरिजिन की कंपनी जो इंडिया में पैदा हुई कंपनी बड़ी हो रही है, इनको तकलीफ हो रही है। इस तरह मैं तो कह रहा हूँ इंडिया की हर कंपनी हर स्टार्टअप बड़ा बने, तभी जाके हमारा देश बड़ा होगा, और होना भी चाहिए। अगर आज से 200-300 साल पहले जब अंग्रेज़ों को दिखा आज बांग्लादेश की बात हम कर रहे हैं, दुखी होता है मन देख के कि वहाँ के हालात कैसे बन गए, कैसे एक रिलीजियस फैनेटिज्म ने उस कंट्री को पूरा तरह खोखला ही कर दिया। आज से कुछ 100 साल पहले अंग्रेज़ों को क्यों समझ आई थी, जो बंगाल का बना कॉटन था ना, जी जी, वो इतना प्रीमियम था यूरोप में कि कभी आप अभी सर्च करें अभी आप भी है, जाके, अभी भी है सर। नहीं उस टाइम हाँ के जी, जो जी। बुनकर थे, जी जी, पर्टिकुलरली वो बंगाल का जो कॉटन था उसकी डिमांड यूरोप में ऐसे थी, वेस्ट में ऐसे थी जैसे यहाँ सोने की डिमांड है, और कई जगहों पे सोने से भी महंगा कंसीडर हो रहा था उस टाइम पे। बड़ा फाइन कॉटन था, बड़ा हल्का मलमल बोलते थे उसको। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हिंदुस्तान के डीएनए में ही है, भारत के डीएनए में ही है। तो अभी इन्होंने कभी मुगल आ गए, कभी अंग्रेज आ गए, की लूट के सूट दबा के रखा, बट जिसका सीड स्ट्रांग हो ना ज़्यादा दबा नहीं सकता। तो ये जो हिंडनबर्ग है ना, ये भी मुझे लगता है बर्ग ही होगा अल्टीमेटली। इट हैज़ टू टेक। अभी एक हमारे खास लोग थे जी, वो बर्गर खा रहे थे कहीं पे, रात को आगे वोमिटिंग मारते रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हैं बट रहेंगी नहीं। तो सत्संग में हमने आज आपस में डिस्कस करते हुए समझ आई कि द स्टेट विच वॉज मेड यूटी इज़ गोइंग टू बिकम अ स्टेट अगेन। और जो ये ट्रांजिशन हो रही है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो नया जम्मू कश्मीर की बात हमसे की गई थी, बड़ा पेसिमिज्म भी था, बड़ी दिक्कतें भी थी, और आज भी कोशिश की जा रही है बाय एंटी नेशनल एलिमेंट्स, कहीं पे टेररिस्ट का अटैक हो रहा है। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको मिलिटेंट्स ना करें, बिल्कुल। दे आर नॉट मिलिटेंट्स, दे आर टेररिस्ट। टेररिस्ट ये डरा रहे हैं, ये डरा रहे हैं। जैसे हिंडनबर्ग वहाँ से डरा रहा है कि ये हो गया वो हो गया फलान हो गया, और ये लगे हुए हैं डराने के लिए कि डर है सबको है। लेकिन ये जो डरा रहे हैं ना, ये अब ये इनकी चाल चलेगी नहीं, क्योंकि हर दूसरे तीसरी सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपना काम कर रही हैं, और देयर इज़ अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फोर्सेस, चाहे वो लोकल पुलिस है, चाहे वो हमारी पैरा मिलिट्री के हमारे लोग हैं,
चाहे वो हमारे CSF के लोग हैं, चाहे वो हमारे BSF के लोग हैं, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस हो, आर आर कोऑर्डिनेशन और एजेंसीज में बना काम ठीक, लेकिन थ्रेट है। तो उसके लिए सत्संग के हमारे जितने भी हम सत्संग में जितने भी हम लोग श्रद्धालु बैठते हैं, हम सत्संग को ये मतलब होता है जो सत्य के ऊपर काम करने वाले हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि विजिलेंट रहें, अलर्ट रहें। जैसे अभी पिछले दिनों पुलिस ने एक बड़ी सख्ती से कहा कि जो आपके घरों में आगे लोग रह रहे हैं आप उन पे ध्यान रखें, चाहे वो रेंट पे हैं, चाहे वो हाउस मेड है, चाहे कुछ भी है, देखें कि कहीं उनकी आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सारा जब काम सिविल के लेवल पे ठीक होता है ना, तो सिक्योरिटी पे भी पॉजिटिव असर आता है। तीसरा, अभी कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि हमारी पुलिस ने, सिटी की पुलिस ने 33 kg हीरोइन को जब्त किया है, और ये भी एक टूल ऑफ टेररिज्म की तौर पे इस्तेमाल की जा रही है कि आप किसी जगह पे किसी बच्चे को ड्रग्स की आदत डाल दो, फिर उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। अब उसके फादर अगर पुलिस ऑफिसर है तो डिस्टर्ब, पॉलिटिशियन है तो डिस्टर्ब, डॉक्टर है तो डिस्टर्ब, इंजीनियर है तो डिस्टर्ब, जर्नलिस्ट है तो डिस्टर्ब, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस ड्रग्स की लानत ने किया है। मैं इसको लानत ही कहूँगा। इट इज तो मोर इसको भी डेंजरस। मुझे लग रहा है कि जो LG सरकार है और जो हमारे सीनियर ऑफिसर पर बैठे हैं वो बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। 2-3 और पॉजिटिव खबरें सामने आई थी जो आज के सत्संग में आप मुझे बता रहे थे, कुछ अभी कह रहे थे ना कोरे, हाँ लिथियम को लेके, एक्सप्लोरेशन वो को पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, बढ़ा रहे हैं, मतलब नहीं, एरिया। पॉजिटिव उसमें है कि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो PMO में इस टाइम पूरे सीरियस डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं और लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन्होंने इसका जिसको बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, उसमें मीटिंग ली है। क्योंकि जिस लिथियम के मिलने से हम लोग सोच रहे थे कि जम्मू की इकॉनमी में एक पॉजिटिव असर आएगा, वो पिछले कुछ सालों से जब कोशिश की जा रही है, 2-3 साल पहले से वो मिल चुका है, 2 साल हो गए हैं, बट जब से उसको कोशिश की जा रही है ऑक्शन करने की, तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आज की न्यूज़ ये है कि जितेंद्र सिंह जी ने उनका कोशिश की है कि इसको कि जल्दी से जल्दी एक्सट्रैक्शन शुरू की जाए, माइनिंग शुरू हो। नहीं उन्होंने, ताकि हाँ उन्होंने कहा है कि माइनिंग शुरू, ऑक्शन करें, एक्सप्लोरेशन गवर्नमेंट बढ़ाएं, करे, इसको एक्सप्लोरेशन बढ़ाए और इलाके में जांचा जाए कि लिथियम और तो नहीं है कहीं। प्लस मतलब यही है कि दे हैव टेकन दिस यस एज अ कॉल। इन्होंने एक स्टेप और भी लिया था जो आम लोगों में है, लेकिन वो इंग्लिश की खबर जब चल जाती है तो नोटिस नहीं होता है। मैंने भी जब 2013 में जम्मू मैगजीन एक शुरू की थी, जम्मू हाइट, उसमें संत कुमार शर्मा जी ने एक स्टोरी की थी मेरी मैगजीन में, स्कॉन्डर्ड रिवर में था कि रावी का सारा पानी पाकिस्तान चला जाता है, तो आप जो है उस पानी को रोको और उसकी बार बनाओ। बादल और हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पर पंजाब के और जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पैक्ट किया था कि हम इसमें से पानी जो है कठुआ कंडी को देंगे, जो अल्टीमेटली 13 में जब हमने वो स्टोरी की जम्मू हाइट मैगजीन में, पार्लियामेंट में भी भेजी, संत जी ने उसमें बहुत, मेरे संत जी एक बड़े नोटेबल जर्नलिस्ट है हमारे, उन्होंने उस पर काफ़ी स्टोरी की थी और मैंने उसको एज एडिटर था मैं जम्मू हाइट का, तो मैंने उस पर भी काम किया था। तो वो पूरा कब हुआ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिसेंटली उसको किया है। अब वो मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली द एरिया विल बी वेट, और जो वो हम ड्राई एरिया कंडी बोलते थे उसमें वो एग्रीकल्चरल लैंड बनेगी, उसमें पानी आने से काफ़ी ज़्यादा किसानों को लाखों एकड़ के हिसाब से उसमें था कि बेनिफिट होने वाला है। तो जहाँ पे एंटी नेशनल एलिमेंट्स लगे हुए हैं कि हम लोग किसी तरीके से बॉर्डर स्टेट डिस्टर्ब करें, वहाँ पे जो ताकतें लगी हैं वो भी लगी हुई हैं कि हम लोग डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। और जीत हमेशा पॉजिटिविटी की होती है, चाहे अंधेरा जितना मर्जी बड़ा हो, अल्टीमेटली रोशनी जो है वो अपना काम करती है। तो इसी तरह आज जो लिथियम के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बारे में अगर कॉग्निजेंस लिया जा रहा है तो मुझे लगता है हो सकता है ये भी कोशिश की गवर्नमेंट उसको ऑक्शन करने की बजाय। हम सत्संग में बैठे थे, मेरे ख्याल में 2-4 पहले जो सत्संग हुआ, जबर चौधरी साहब बैठे तो उन्होंने कहा था कि मदर इंडस्ट्री आनी चाहिए, जो कि मदर इंडस्ट्री आएगी तो लोकल लेवल पे उसके साथ एंसिलरीज बन जाएंगी और अलाइड चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। तो अगर माइनिंग गवर्नमेंट ही ले लेती है तो वो बेनिफिट भी होगा, ऐसे किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाए और वो ले लेते हैं तो हो सकता है वो उतना ज़्यादा लोकल पॉपुलेशन के बारे में ना सोचें। और अगर गवर्नमेंट एक्सट्रैक्शन करती है खुद, तो दोनों चीज़ें उसमें फेवर में जाती है जम्मू के। तो ईश्वर की मर्जी भी ऐसी हो सकती है कि शायद ईश्वर चाहते हैं कि ये एक्सट्रैक्शन गवर्नमेंट ही करे, और ताकि जो लिथियम यहाँ से एक्सट्रैक्शन की जाए उसके बेनिफिट्स आम लोगों को मिलें। क्योंकि जब गवर्नमेंट काम करेगी तो वेलफेयर की बात करेगी, और जो वहाँ से मशीनरीज लगेंगी, जो अलाइड सर्विसेज आएंगी, उनमें पॉपुलेशन वालों को, लोकल एरियाज़ को प्रॉफिट होगा।
तो मुझे लगता है अगर ये गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है कि लिथियम की एक्सट्रैक्शन का काम गवर्नमेंट अपनी ही किसी, जिसको हम बोलते हैं ना, पब्लिक सेक्टर कंपनी को देगी, तो गलत बात नहीं है। क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास? अभी एग्जैक्टली सरकार ने तो इंफॉर्मेशन नहीं दी है इसकी, लेकिन जब एक्सट्रैक्शन जनवरी में पता लगा रियासी का, जनवरी 2022 में कि ऐसा लगभग 2 साल। जी जी, तो सितंबर अक्टूबर 2022 में एक बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, जिसमें जो मिनरल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड एक्ट है उसमें चेंजेस की गई। उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कुछ मिनरल्स थे जो प्राइवेट को हम ऑक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन सरकार ने उसको अलाउ किया है। ये लिथियम के भंडार मिलने के बाद ये बिल पास है। तो मुझे लगता है अर्जेंटीना में भी कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जी, वो एक इसको ट्रायंगल बोलते हैं, अर्जेंटीना में कर रहे हैं जी, ना? जी, जी, इंडिया की कंपनीज कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ सम फॉरेन कंपनीज, इक्विपमेंट मेन एक्सपर्टीज लेके कुछ फॉरेन की कंपनीज, चाइनीज इक्विपमेंट्स के साथ। नहीं, कुछ और कंपनी का नाम था, मुझे नाम नहीं उसका दिमाग में आ रहा। अर्जेंटीना में इंडिया अपने लिए लिथियम की एक्सट्रैक्शन कर रही है, बिल्कुल कोई अंदर सम कॉन्ट्रैक्ट विद अर्जेंटीना। जी जी, वो एक ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है उसको, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। ये मेन रिजर्व्स जो हैं अर्थ के 56% रिजर्व्स जो हैं वो इसी इलाके में है लिथियम के। तो लेकिन अगर जो स्टडी हुई है, जियोलॉजिकल स्टडी हुई है जो रियासी में, अगर वो सही है तो वो फिगर काफ़ी चेंज होने वाली है, क्योंकि 30% ऑफ द रिजर्व्स फिर रियासी में पाए जाएंगे। मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। जब हम अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं तो मैं उससे पहले आपको ये बताऊंगा, जो लिथियम फाइंड किया जाता है नेचर में, वो 3 फॉर्म्स में होता है। एक ब्राइन फॉर्म होती है, एक रॉक फॉर्म होती है, और एक होती है क्ले फॉर्म होती है, थर्ड जो होती है मिट्टी की में मिक्स की हुई जो होती है। जो अर्जेंटीना में है और जो सबसे फाइन होती है, जो सबसे अच्छी होती है, वो ब्राइन वाली जो होती है। और सबसे जो जिसको लो कहेंगे हमें, जो 3rd रैंक पे आती है, वो होती है क्ले। अर्जेंटीना में ब्राइन फॉर्म में है, तभी वहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो है इकोनॉमिकल भी है और अच्छी क्वालिटी की भी है। अनलकीली हम ये कहेंगे, अनफॉर्चुनेटली ये हम कहेंगे, जो हमारे रियासी में है वो क्ले फॉर्म में है, और उसके भी ग्रेड 2 में है, क्ले फॉर्म में भी। तभी अभी तक जो है 3 टेंडर जो है 3 बार सरकार ने कोशिश की है टेंडर निकाल के कंपनीज को इनवाइट किया है, लेकिन किसी ने भी आगे आके उसको जो है उसको किया नहीं है। इसका मैं थोड़ा, ये बड़ी अच्छा पॉइंट बोला, इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्या चीज़ होती है ब्राइन फॉर्म। मतलब कि वो पानी में मिली हुई है और ज़मीन में नीचे है, पानी बाहर निकालना है, उसको सुखाना है, आपको लिथियम मिल जाता है। जो क्ले फॉर्म है, क्ले फॉर्म भी मिट्टी है, उसको पानी में मिलाया जाता है, वैसे ही फैलाया जाता है, पानी उड़ता है, लिथियम नीचे रहता है। लेकिन जो रॉक है, रॉक को थोड़ा सा मुश्किल रहता है करना, उसको ग्राइंड करना और उसको पानी में मिला के, बेसिकली प्रोसेस यही है, आपने पानी में मिला के सुखाना है इसको। तो ये इसकी, लेकिन अल्टीमेटली समझने वाली बात यह है कि राजस्थान में भी मिली है, झारखंड में एक्सट्रैक्शन शुरू हो चुकी है, तो जम्मू में भी ये मिलने से जम्मू का बेनिफिट है। लेकिन सेम टाइम में इन्हीं दिनों में रियासी में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, तो जो बिजनेसमैन है वो अनसर्टनिटी से भी डरता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल, वो डरता है कि भाई मैं अगर जाऊंगा, अच्छा दूसरा वो डरता है कि गवर्नमेंट कहीं भी रेट तो नहीं बदल देगी मेरे, बिल्कुल कहीं कोई लोकल प्रेशर तो नहीं आ जाएगा, कोई लोकल परेशानी तो नहीं बन जाएगी। तो ये चीज़ समझने वाली है। जो वहाँ के लोकल हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो वहाँ पे गवर्नमेंट से बात करें, वहाँ के पंच है, सरपंच है, लोकल है, कि भाई साहब अगर आप यहाँ लिथियम एक्सट्रैक्ट करने आते हो, जिस भी कंपनी को मौका मिलता है, पहले ही अपने उस तरीके से डिस्कशंस हो जाएं, ताकि जो बिजनेसमैन लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा वो डेफिनेटली बेनिफिट देगा सबको। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम उससे बेनिफिट लेने की जगह, कहते हैं ना, गाय को उतना दूध निकालो कि ब्लड ना निकलना शुरू हो जाए उसका, तो कई लोग फिर उसका नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे अब जितेंद्र सिंह जी ने इसकी कॉल ली है और मंत्रालय इसके पे काम कर रहा है, तो जम्मू के लिए ये भी एक आने वाले समय में जल्दी ही डिसीजन लिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पॉजिटिव जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रही हैं। और सत्संग में हमने इलेक्शन के बारे में भी हम देख रहे थे, जी जी बिल्कुल, कि इलेक्शन आने वाली है। और जैसे हमने डिस्कस किया था कल के पिछले सत्संग में, कि जो नए हमारे जो भी इलेक्टेड, अच्छा एक और खबर सामने आ गई, 2 एक्स चीफ मिनिस्टर्स ने मना कर दिया है इलेक्शन लड़ने से। जी जी, समझ नहीं मुझे आती है, ठीक है आप लोगों का एक विचार है, आप लोग पब्लिक रिप्रेजेंट करते हो, बट हमेशा आप अदर साइड जाना, हम कहते हैं ना कि एक होता है ऑप्टिमिस्टिक आदमी, एक होता है क्रिटिक। क्रिटिक हमेशा ना नेगेटिव साइड ऑफ दी पॉइंट देखता है, पॉजिटिव साइड नहीं देखता है। अब सच यही है, यूटी यही रहेगी। सच यही है कि
आप ही चीफ मिनिस्टर थे, आपकी फैमिली के मेंबर्स ही चीफ मिनिस्टर थे, और ह्यूज ब्लड शेड हुआ है, इतना ब्लड शेड हुआ है जिसका आप आज अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि एक कम्युनिटी लगभग फिनिश ही हो गई है जियोग्राफिकली, उस एरिया से एलिमिनेट की गई है। उसके लिए आप बात नहीं करते हैं, और जम्मू पे भी उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आया। फिर गवर्नेंस में ऐसे इश्यूज आए कि आज तक भुगत रहे हैं। रोशनी लाई, रोशनी कटी, पहले रोशनी दी फिर कट गई, अब लाते ही ऐसी जिसमें कोई प्रैक्टिस गलत नहीं होती, कटने का सवाल ही नहीं होता। तो आज अगर इलेक्शन में आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हमारे लेवल की कुर्सी नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको कंटेस्ट करना चाहिए था, मैसेज देना चाहिए था हम लड़ेंगे और ग्रो करेंगे। आप ऐसे हालात बनाएं कि सेंटर को जो भी पावर्स है वापस जम्मू के चीफ मिनिस्टर्स को देनी पड़े, जम्मू की गवर्नेंस को देनी पड़े, उनके अंदर ये फेथ पैदा हो कि बॉर्डर को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं, ये नार्को टेररिज्म को हैंडल कर सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ खड़े कर सकते हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन जब आप 300 से टूटी, आपने कहा क्यों टूटी, नहीं टूटनी चाहिए थी। अब इलेक्शन होने वाली है, आप कह रहे हो जी इलेक्शन हो रही है तो आप हमें ऐसा दे दो, मतलब यू ऑलवेज वांट टू हैव ऑन अदर साइड ऑफ द कॉइन। रीजन क्या है इन्होंने मना करने का? हम ये लड़ेंगे। आप जो एक व्यू पॉइंट देख रहे हैं, एक अलग व्यू पॉइंट है। मैं आपको एक नया व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं इन्होंने रियलिटी देख ली है जी, डर लोकसभा गए हैं इलेक्शंस में। बिल्कुल बिल्कुल, ये फोबिया है एनसी ने तो अच्छा किया। एनसी ने अच्छा किया, उमर अब्दुल्ला नहीं, साहब ने उमर अच्छा अब्दुल्ला नहीं किया। पर्सनली, उमर अब्दुल्ला एंड That is महबूब a different thing। तो आज इंदिरा गांधी जब मुफ्ती- इलेक्शन आ रही थी, मैडम मुफ्ती ने भी जो है मुझे लगता है हमारे बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स ने इलेक्शन आ रही है, वो तो पार्ट ऑफ पब्लिक चॉइस है, पब्लिक डोमेन की बात होती है। मैं हारे हुए हैं, डर रहे हैं कि दोबारा लेकिन जाएंगे। सर उसमें एक बड़ा व्यू पॉइंट ये लेकिन है। मैडम विजनरी है, मैं- मैम उस क्लैन को बिलोंग करती है जिन्होंने बीजेपी के साथ जाके कोऑर्डिनेट किया था और एक सरकार बनाने की कोशिश की थी। मैं पर्सनली हमारे जो स्वर्गवासी मुफ्ती साहब है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। मेरी लाइफ की जो मोस्ट नोटेबल गवर्नेंस हुई है ना, जब मैंने 2002 से 2005 तक का टेन्योर देखा है ना, तो जो हमारे मुफ्ती साहब थे ना, वो चीफ मिनिस्टर थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके साथ थे पंडित मंगतराम शर्मा जी। जो भी लोग 2002 की मेमोरीज़ के बीच में हैं, वो देखेंगे कि जो मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट थी ना, वो 3 साल वो बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट थी, और ब्यूरोक्रेसी भी दब के नहीं रहती, ठीक काम कर रही थी, क्योंकि लगभग करप्शन फ्री थी। उसी के दौरान अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी बना था। और हिस्ट्री में जाके सत्संग में आप अक्सर कहते हो सर बात शुरू होती है तो लंबी हो जाती है, तो हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, तो कनेक्ट 2002 में होता है कि जो हमारे मुफ्ती साहब थे, मैडम महबूबा मुफ्ती के फादर साहब जी, 2002 में इन्होंने जब एज अ चीफ मिनिस्टरशिप ली स्टेट की, अकाउंटेबिलिटी कमीशन में उन्होंने इस्टेब्लिश किया टू फाइट विद द करप्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी कमीशन में जाओ। वहाँ पे उन्होंने जिनको लाया वो भी एक जिसको बोलते हैं जुडिशरी का नाम थे, सेठी साहब। तो आज वो एब्रोगेशन 370 के बाद वो चीज़ें ही बदल गई ना, नहीं तो जो करप्शन के साथ फाइट शुरू की गई थी ना 2002 में, वो एक नोटेबल फाइट थी। और बीइंग चीफ मिनिस्टर वो पर्सनली देख रहे थे इन चीज़ों को। और जैसे उनको 2005 के बाद मैं पर्सनल राय मेरी कि क्या उनको 6 साल का टाइम नहीं मिल सकता था? अगर उनको कंटिन्यूशन मिला होता ना, तो आज जम्मू कश्मीर के हालात और बेटर होते। और गवर्नेंस इज़ अप की। अब फिर से अगर हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड सेंटर से सपोर्टेड एलजी सरकार चल रही है, और अब टाइम आ रहा है कि एलजी सरकार ने अपना भार थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर को इलेक्टेड गवर्नमेंट को देना है। तो जो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये समझे इस बात को कि हमारी यूटी के लिए क्या अच्छा है, इलेक्शन होना अच्छा है। हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी नहीं चाहिए हमारे को। अगर पावरें कम हैं, ज़्यादा हैं, वो फ्लेक्सिबल चीज़ है। जब एक बार पीस स्टेब्लिश होता है, अल्टीमेटली नोबडी वांट्स टू कंटिन्यू अ पार्शियल गवर्नमेंट लाइक की एलजी सरकार जैसे दिल्ली में, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स के पास कुछ पावर्स ऐसी नहीं दी जाएं जो कि सीधे नेशनल सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करती हैं। तो इस चीज़ को लेके ये कहना कि हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, दोनों एक्स चीफ मिनिस्टर्स जो एक्सपीरियंस आपके पास है स्टेट को रन करने का, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 टेन्योर्स दिए हैं इसको,
एज अ चीफ मिनिस्टर, नॉट अ उनकी सिंगल डायनामो। उनकी ये स्टेटमेंट एक ये भी चीज़ दर्शाती है कि वो पहले से अज्यूम कर चुके हैं कि हमारे हर डिसीजन को, अगर हम चूज होते हैं और अगर हम सीएम बनते हैं, हमारे हर डिसीजन को जो है सेंटर अपॉइंटेड एलजी जो है नकारेंगे। वो पहले से अज्यूम कर चुके हैं इन चीज़ों को, परसेप्शन जो कि पे- गलत है। परसेप्शन पे नहीं होना हाँ, चाहिए। exactly. देखिए मैं एक चीज और One जोड़ूंगा should यहाँ give पे, chance to the- ये कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी कथनी और करनी में अक्सर फर्क पाया गया है। रीजन क्या है? आप तो कश्मीर के हो। देखो कंफ्यूज करने के लिए होता है ये, काफ़ी क्वार्टर्स तक मैसेज पहुंचाया जाता है, काफ़ी चीज़ों को प्रेशराइज किया जाता है अपने हिसाब से मोड़ने के लिए। तो मैं इसको बिल्कुल ही ऑथेंटिक इलेक्शन स्टेटमेंट के नहीं मानूंगा। एक्सपर्ट्स हैं, वो तो कह रहे हैं कि एनसी बहुत अच्छा करने वाली है कमी इलेक्शन में। लेकिन वही एक्सपर्ट्स लोकसभा इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला को बहुत बड़ी जीत प्रदान कर रहे थे। तो आप ये भी समझिए, आप सच है। समझिए बिल्कुल उमर अब्दुल्ला बिल्कुल रेडी थे कि मैं जीत गया हूँ, अब मैं पार्लियामेंट में ये करूंगा वो करूंगा। महबूबा मुफ्ती भी काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट थी वो जीत जाएगी। इट केम ए शॉक टू देम। इंजीनियर राशिद का ये जीतना, दोनों का हारना, खासतौर से उमर अब्दुल्ला जी का हारना, Exactly. ये शौक में चले गए थे। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया खुद, उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद उन्होंने एक दो बार ये एक्सेप्ट किया कि ये मेरे लिए शॉकिंग था। तो ये कुछ हद तक तो ये उस शौक का भी असर है रजौरी अनंतनाग कि सीट कहीं में- कहीं अगर मैं असेंबली इलेक्शन भी हार गया कहीं से, तो शायद मेरा नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं करें कंटेस्ट, लेकिन हो सकता है वो एमएलसी के थ्रू चीफ मिनिस्टरशिप को ले लें। वो तो ले सकते हैं, वो तो उनके तरीके हैं, हाथ वो तो में ही है, किसी वो से रिजाइन भी करवा के कर सकते हैं। वो मुझे लगता तरीका नहीं तो- है कि, लेकिन पब्लिक को मैसेज ये जाना चाहिए कि वी आर ब्रिंगिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैक एंड वी आर द फ्रंट रनर्स, कि हम वापस ला रहे हैं और हम लोग आपको जनता की चुनी सरकार देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चले ये पर्सनल होता है, किसी को हम ये नहीं कहेंगे, बट वंस यू आर अ पब्लिक फिगर तो आपको पब्लिक का सेंटीमेंट समझना चाहिए कि जब आपका काडर इलेक्शन में उतरेगा और वो देखेगा कि जो मेरे को इलेक्शन लड़ाने वाला फोर्स है, मेरा फेस है, वो पीछे खड़ा है, तो पॉजिटिव नहीं मैं यहाँ जाता। पे करेक्ट करना चाहूँगा, मैं भी चेक कर रहा था तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई है, जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अबॉलिश कर दी गई है। एमएलसी होंगे ही नहीं। एमएलसी होंगे ही नहीं एमएलसी नहीं है उसमें जी, बिल्कुल। एमएलसी जब होंगे ही नहीं तो हाउ दे आर गोइंग टू बिकम चीफ मिनिस्टर? कोई प्रोविजनिंग होगी फिर? नहीं वो टाइम होता है ना, आपको 6 महीने में इलेक्शन को फेस करना पड़ता है, शायद तो कुछ वो करेंगे। कोई रिजाइन करवा हमारा के सिर्फ ये किसी सत्य एमएलए में को। कि सत्य के साथ संग करें, और ये सत्य सामने आ रहा है कि एलजी सरकार की अचीवमेंट्स 3-4 साल से जब चलते चलते अब जब सामने आ रही हैं, तो अब उसको ना पॉलिटिकल पार्टीज इग्नोर कर सकती हैं, ना गवर्नमेंट के क्रिटिक्स इग्नोर कर सकते हैं। और जो कहीं ना कहीं हीट जो हम भी डिस्कस कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से आ रही है, वो तो है। उसके लिए एलजी सरकार को देखना चाहिए, और उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे टाइम के साथ चीज़ें सामने आई है। और उसमें एक सजेशन थी, मेरे एक साथी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे आप बता तो रहे हो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है, तो आज सोल्यूशन की बात भी कर लेते हैं। तो सोल्यूशन ये है कि जैसे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है या हमारी श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें आप ज्यूरी बना लीजिए ना, काउंसिल ऑफ एडवाइजर बना लीजिए। जैसे आपके ट्रेड यूनियंस है, जैसे जम्मू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो जीडीएन इनसे डील करना है। जैसे आपके रूरल डेवलपमेंट के कुछ हमारी और किसान ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप देखें कि कोई ऐसी 5-10 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ एक बोर्ड बना लीजिए आप। जम्मू डेवलपमेंट बोर्ड में सिर्फ आपने अपने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है जो कि गवर्नमेंट पे रोल्स पे हैं। आप कुछ ऐसे लोगों को भी डालिए जो थिंकर्स हों। आप नेशनल लेवल के किसी आर्किटेक्ट को लाइए, वहाँ से टाउन प्लानर को लाइए, आप जेएन के जम्मू बोर्ड में उसको डालिए और नॉमिनेट करिए। जम्मू से आप जो लोग बड़े हमारे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने जम्मू की कंट्रीब्यूशन में कहा, उनको आप बोर्ड में डालिए, नॉमिनेट करिए, और उसके बोर्ड के साथ आप कोऑर्डिनेट करके चलिए, तो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी वर्किंग इंप्रूव होगी। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी ऐसा करिए। आपके पास बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो लोग नहीं आए गवर्नमेंट सेटअप में, जिन्होंने नहीं की सिविल सर्विसेज, लेकिन वो अपनी अपनी फील्ड में कामयाब हैं, आप उनको एज ए बोर्ड मेंबर ला सकते हैं, स्पेशल इन्वाइटी, कि आप हमारे बोर्ड में आ जाइए और हमें बताइए कि दिस कैन बी ए सोल्यूशन। तो ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं आइसोलेशन की बजाय फिर कोऑर्डिनेशन में काम करेगी। इसी तरह आपके डीसी लेवल पे तो होते ही हैं हमारे पास इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स के थ्रू या हमारे डीडीज के थ्रू, तो वो भी कोऑर्डिनेशन है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जो डिसीजन डिले हो रहे हैं, कि अगर कहीं पे हमें पोस्ट कोविड जो हमने पावर्स डीसी साहब को दी थी, वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, ना, वो मिसयूज भी हो रही है। मैं इस पर एग्जांपल देना चाहूँगा सर। आप मुझे ये बताएं, हमारे भारत की सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जो फाइनेंशियली बड़ा अच्छा कर रही हैं, पॉलिसी मेकिंग में बड़ा अच्छा कर रही हैं, कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र महाराष्ट्र आ रही का, है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये स्टेट्स हैं कुछ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इन सब में हेल्थ, एजुकेशन, रियल एस्टेट, इन सब को लेके हर एक डिपार्टमेंट के अपने एडवाइजरी काउंसिल्स का एक ट्रेंड है।
है ट्रेंड ऐसा। बिल्कुल देखिए है। हम तो सत्संग में अपनी इमेजिनेशन से सोचते हैं और देखिए ये पॉजिटिव चीज़ है कहीं ना कहीं पे। बिल्कुल काम कर रही हैं सर ये हर, और गुजरात फॉर दैट मैटर। हाँ, तो जब ये चीज़ें हैं, हमें एग्जांपल लेके यहाँ पे भी वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। देखिए सत्संग में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं जी डेमोक्रेसी का रूट है आइडिया, पब्लिक वॉइस और पब्लिक अवेयरनेस। तो हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें, आप लोग ट्विटर करें, लोग अपने फेसबुकों पे जाके बात करें, गवर्नमेंट को हैशटैग करें कि आप हर डेवलपमेंट काउंसिल के बीच में एडवाइजरी काउंसिल बनाइए। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हर स्टेट में जो चीज़ वहाँ की स्पेसिफिक है, जैसे हमारी नेबरिंग स्टेट असम है, असम में सॉरी ये पंजाब है, पंजाब में एग्रीकल्चर अगर ज़्यादा बूस्ट वहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर को लेकर एडवाइजरी काउंसिल है, वहाँ पे हेल्थ को लेकर एडवाइजरी काउंसिल है, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरह से राजस्थान की बात करें या हम वेस्ट बंगाल की बात करें, गुजरात में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन और सबसे हर जगह है ये। इम्पोर्टेंट क्या है, जब ये काउंसिल्स बने तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे उनको एम्पावर भी करे एग्जैक्टली और उन एडवाइजर्स को एक्नॉलेज भी करे, एग्जैक्टली ताकि एक सिविक बॉडी को पता हो कि जो मेरे प्रेसिडेंट होंगे वो जाएंगे और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि वो एडवाइज़र हैं और आइसोलेशन में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स जम्मू में, हम श्रीनगर तो देखे नहीं, प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्रूटफुल ही नहीं हुए अभी तक। बहु प्लाजा को पुश करना पड़ रहा है और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लेकिन सेल ऑफ कलेक्टिव देखेंगे नहीं है, हालांकि वो प्राइम लोकेशन पे है। इसी तरह त्रिकुटा नगर में कोई कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, आइसोलेशन में बनाया गया, उसका फ्रूट नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में कोई नई टाउनशिप ही नहीं आई है, जी बिल्कुल। जो कि रिक्वायरमेंट थी। प्लान टाउनशिप, प्लान टाउनशिप हाँ, की बात मतलब JDA रूपनगर लाएगा ना। यहाँ अनप्लान तो आई है, प्लान देखिए, टाउनशिप JDA अनप्लान तो टाउनशिप, आएगी ना, JDA लेकिन JDA जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सेटल हिल कॉलोनी की बात कर रहे थे तो उसमें होगी जी इंक्रोचमेंट। लेकिन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी एज एन अथॉरिटी क्या कर रही है, ये तो उनको देखना है ना। और ये LG साहब का रुझान इस तरफ जाए और देखें कि श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी या जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दो ऐसी अथॉरिटी है जिनका आपने एम्पावर तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड ये उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाई आपको। क्योंकि शायद ये मेरा सब्जेक्ट तो है, क्योंकि मैं जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी से डील कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कंटिन्यूटी भी ब्रेक होती है, कोऑर्डिनेशन भी कम, और कुछ प्रॉपर्टी जिनके पास ऐसी है जो बहुत प्राइम है, ये उन्हीं के साथ उलझे रहते हैं। सर ये एक चीज़ और और ये नहीं देखते हैं कि अब एक कॉलोनी बन चुकी है, त्रिकुटा नगर बन चुका है, रूपनगर बन चुका है, ये 30 साल पुरानी कॉलोनीज है, 40 साल पुरानी कॉलोनीज है। अपकमिंग के लिए क्या, किसके लिए ये इन्फ्लक्स जो आ रहा है हमारे सिटीज़ की तरफ, इसको आपने कैसे हैंडल करना है। तो वहाँ आप एक तरफ खुद कह रहे हैं 60 फुट रोड होनी चाहिए, 40 फुट रोड होनी चाहिए, दूसरी तरफ इनको खुद ही पता है कि आपकी अपनी कॉलोनीज में ही 25 फुट रोड थी पिछले प्लान के अकॉर्डिंगली, तो आपने सबको इलीगल कर दिया। तभी मैंने कहा ना कि जो एडवाइजरी काउंसिल अगर यहाँ पे हो, वो इनको प्रपोज करे कि सर आपके पास यहाँ पे 10,000 कनाल जगह है, 2,000 कनाल जगह है, वहाँ पे एक नई टाउनशिप बनाइए, एक न्यू टाउन बनाइए। जैसे आप देखें नोएडा बना, आप वहाँ की रोड्स देखें, अब वहाँ की एक्सपेंशन देखें। अब कठुआ और जम्मू लगभग एक स्ट्रेच पे आ चुका है, बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। वो रिंग रोड की दोनों साइड्स पे आपके पास लैंड है, आप उसको एक्वायर भी कर चुके हैं। नगरोटा में नई टाउनशिप लाइए, वहाँ पे नए तरीके से चीज़ों को डेवलप करिए। और इस प्लान के बीच में लोकल पार्टिसिपेशन, जो हमने एडवाइजरी काउंसिल की बात की, इसी तरह श्रीनगर में करिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो अनप्लान डेवलपमेंट होगी, और फिर अनप्लान डेवलपमेंट के बाद आप सफ़र किसको कराएंगे, जो लोग अपने जमा पूंजी जोड़ के उसका पार्ट बन जाएंगे। तो दिस इज वेरी सीरियस मैटर। सर JDA को लेके मेरे पास एक पॉइंट है, शायद आप मुझे उस पर ज़्यादा एजुकेट कर पाएंगे। अच्छा रविश, मुझे एक बार बताइए, हमारे जो रूपनगर में नीचे फ्लैट्स बने हैं, क्या उसके सामने की रोड 40 फुट है क्या? नहीं, वो कम है। कम है ना? वो जो आप बात कर रहे थे कि अपने वहीं पे देखें, एक तो ये बात। दूसरी, कहीं ऐसा तो नहीं है सर, हम जो JDA के ऑफिशियल्स हैं, JDA की जो माइंडसेट होता है ऑफिस, किसी ऑफिस का काम करने का, प्लानिंग से ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट करने पे चले गए हैं, क्योंकि हमारे रूपनगर में दे आर नॉट बिजनेसमैन, they are not enterprising people, they are basically employees are having a business of doing government jobs, business of doing government job, government अपने आप business को business ही बोलती है, but they are not into doing businesses। तो वो जब बिजनेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनको समझाना पड़ता है, सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये है, वो डिफिकल्टी होती है। आप उनको करने दो ना। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं टाउन प्लानिंग, आप हायर कर लो कंसल्टेंसी बाहर से। दुबई में इतनी कंसल्टेंसीज हैं, इंडिया में हमारे हबीब बड़े पॉपुलर है, मैं किसी को एडवोकेट क्यों करूँगी, उसको लाइए।
दे आर एन नंबर ऑफ, चंडीगढ़ में हमारे बड़े खास लोग बैठे हैं, जम्मू में भी हमारे टाउनशिप डेवलपर्स हैं, हम जो मर्जी कहें, ग्रेटर कैलाश को आप जो मर्जी करो, ये एक प्राइवेट टाउनशिप है, जैसी है गलत ज़मीनें बिकी, लेकिन टाउनशिप तो आई ना, कोई एक ऑप्शन तो मिली। छन्नी के आगे सैनिक कॉलोनी के पास, सैनिक कॉलोनी बहुत अच्छी डिज़ाइंड है, वो जेडीए ने नहीं बनाई है, वो सैनिक बोर्ड ने बनाई है। मैं ये कह रहा हूँ, और उसमें भी सैनिक हमारे सैनिक आर्मी के ऑफिसर्स को अकोमोडेट करने के लिए बनाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट सिविल एरियाज? छन्नी की आपने बात की सर, छन्नी भी हम वो कहेंगे हाउसिंग बोर्ड ने बनाई है। हाँ, वो लेकिन वो भी पार्शियली डेवलप्ड है अगर हम बात करें अगर। एक्चुअली उसमें भी वही प्रॉब्लम आ गई, आपका एक नया जो मास्टर प्लान आया उसमें आपने क्या दिया जी, 20 फुट के रोड नीचे, हाँ। छन्नी की कई गली है तो 16 फुट 16 फुट की हैं, उससे भी छोटी हैं तो ज़्यादा। ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना, इसीलिए एडवाइजरी काउंसिल्स का होना जरूरी होता है। डेमोक्रेसी के अंदर हर डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली पब्लिक को कनेक्ट करता है, हेल्थ में अगर आप सपोज करिए एडवाइजरी काउंसिल हो जो कमिश्नरेट के साथ बैठती है, 2-3 महीनों के बाद रिव्यू लेती है, उसके पास पावर है हॉस्पिटलों में जाने की, उसके पास पावर है नर्सिंग होम्स को ऑडिट करने की, ऑडिट करने की। तो मुझे लगता है जो सिविल एमिनिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होती है, और अगर इसका एब्सेंस है तो इसके एब्सेंस की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी ओवरलोड होती है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ही लापरवाही करती है, लापरवाही नहीं करती है, वो है तो काम चल रहा है। एग्जीक्यूटिव्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज कर लेते हैं तो वो उसके ऊपर ओवरलोड हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी जैसे ट्रांसफार्मर में लोड है तो वो भी एफिशिएंसी कम होती है। तो एक ब्यूरोक्रेसी का टेक्निकल व्यू ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पे उसका जो टेक्निकल व्यू और उसका जो लोकल व्यू पॉइंट है वहाँ का, जो बताएगा कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ की, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एक एडवाइजरी काउंसिल मेरे ख्याल से दे सकती है, जैसा कि आपने बताया। आज के सत्संग में हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। कहते हैं जब स्टार्ट करो एंड भी करना ज़रूरी होता है। हम नेक्स्ट सत्संग में बैठेंगे और इसके ऊपर और चर्चा करेंगे कैसे एडवाइजरी काउंसिल जो है जम्मू की रीस्ट्रक्चरिंग में जम्मू कश्मीर के नए जम्मू कश्मीर में रोल प्ले कर सकती हैं और लोगों की वो एस्पिरेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकती है, हमारी हेल्थ आ सकती है, टूरिज्म आ सकती है, पब्लिक कम्युनिटीज़ में आ सकती है। ये कि ये नॉमिनेटेड होते हैं, ये अपने लाइन के एक्सपर्ट होते हैं। अब जैसे आपने कहा कि मुझे भी इसकी नॉलेज तो थी लेकिन अब आदत हो चुकी है एमएलसी बोलने की, तो हमने भी कहा जब आप एमएलसी थे ही इसलिए कि नॉन इलेक्टेड प्रोफेशनल्स, राज्यसभा भी इसके लिए है। राज्यसभा किसी पॉलिटिकल आदमी को एडजस्ट करने के लिए नहीं है। राज्यसभा भी है कि जो नोटेबल्स हैं अपनी फील्ड में, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप उनका मेंबर लाइए राज्यसभा में जो कि टेक्निकल चीज़ों को अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करें गवर्नेंस। तो इन दैट अब्सेंस दीज काउंसिल्स कैन प्ले अ रोल। इनको सैलरीज देने की जरूरत नहीं है, इनको खाली आपको और पीपल एम्पावरमेंट के लिए भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। मुझे लगता है एलजी साहब जो है इस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ही इज़ टेकिंग द लीड और उनके साथ शाना बशाना गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे और हमारे जैसे शो भी आ रहे हैं। ये सब इकोसिस्टम ईश्वर की तरफ से डिज़ाइन होता है, माता रानी की तरफ से होता है। नहीं तो हमने कहाँ सोचा था कि हम कोई सत्संग करेंगे और काम करेंगे और इस तरीके से बातचीत शुरू करेंगे, बट अब करते करते हमारे 10-12 एपिसोड, हम क्या जिसको हम वो एपिसोड बोलेंगे, सत्संग बोलेंगे, हो गए। और इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ग्रास रूट लेवल की डिस्कस करें लाएँ। हिंडनमैन की अगर आपने बात की तो हमने ज़रूरी थी बात करना कि जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे देश के बिजनेसमैन ठीक नहीं है, उनको ये बताना नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान आई थी ना तो बहुत जुल्म गैरत किया, लेकिन क्राउन ने उसको हैंडल किया। सर इसमें मैं क्राउन उसको प्रोटेक्ट करता था कि हमारी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो वहाँ जाके बिजनेस करेगा और उसको कोई तकलीफ होगी तो गवर्नमेंट उसको बैक करेगी। तो आप ये समझें कि उन्होंने अपनी कंपनीज को बैक किया, तो उन्होंने इतना सरमाया वर्ल्ड से इकट्ठा करके छोटे से ब्रिटेन में जाके इकट्ठा कर दिया, ठीक। और लगभग 100 साल तक तो रॉयल फैमिली का कोई आया नहीं था इंडिया में, जी बिल्कुल देखा नहीं था। तो अगर हमारी अपनी कोई कंट्री, हमारी कंपनियां कहीं जाके जुल्म तो कर नहीं रही हैं, हमारी कंपनी तो अपने देश में काम कर रही हैं। और अगर एक वेस्ट का आदमी हमारी कंपनीज के बारे में नेगेटिव बात बोले और हम सुने और उसके ऊपर चर्चा करें, तो वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सत्संग में आए, हमसे डिस्कस करें, बात करेंगे उनके साथ कि बताइए आपके पैसा किस बैंक में लगा है, आप किसको शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, आप किसको बेनिफिट पहुँचाना चाहते हो, जो आप अपने देश की कंपनीज के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो। मैं इस पर एक टेक्निकल व्यू पॉइंट ये दूंगा। मैं परसों से इस को फॉलो कर रहा हूँ, जब से हिंडनबर्ग ने एक ट्विटर पे मैसेज किया था समथिंग बिग फॉर इंडिया इज कमिंग। तो उसमें जैसे ही वो आया तब से जो मैंने वहाँ पे लोगों के व्यू पॉइंट देखे, जो हमारे यहाँ के जो शायद शेयर मार्केट से एसोसिएटेड लोग हैं जो, और साथ में जनरल पब्लिक जो शायद जिसको हम रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, क्योंकि वो ही उनको फॉलो करेंगे। जैसे मैंने देखा उनकी रिएक्शंस
इट वाज लाइक कि वो पहले से समझ चुके थे भाई साहब अब कुछ नहीं होगा तुम्हारे कुछ कहने से, वी आर अवेयर नाउ। सुप्रीम कोर्ट में 26 जो है इसकी एप्लीकेशंस थी, उसमें से उसके अंडर जो इंक्वायरी चल रही थी क्वेश्चन बिल्कुल। था 24 में तो क्लीन हो गया है ग्रुप। जी बिल्कुल, बिल्कुल, दो बिल्कुल। रह 25 गई में, 25 इस बार सर 25 में clean इस हो बार चुका जो था है। सर ग्रुप को होने लेके ही नहीं वाला था, इस बार Individual पर्टिकुलरली सेबी के chairman सेबी के। के चेयरमैन और उनके देखिए हस्बैंड ये को वही लेके हो गया था। ना कि आप किसी के बारे में कुछ बोलो और सोचो कि दुनिया रिएक्ट करेगी, ऐसा नहीं होगा और ना ऐसा होना चाहिए। तो अब हम समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भी ग्रो कर रहा है, भारत भी ग्रो कर रहा है और ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है, इंस्टीट्यूशन अपनी जगह पे नेशनल फेम के बीच में आ रहे हैं, टॉप 50 में आ रहे हैं नेशनल लेवल पे। ये हम सब के लिए मुबारक की बात है और इलेक्शन भी होने वाली है। उम्मीद ये करेंगे कि फेयर इलेक्शन जैसे होती है इंडिया में, भारत में वैसे ही होगी। और सब पार्टिसिपेट करें। और अगर कोई पुराने चेहरे नहीं आना चाहते हैं तो नहीं आए, नए चेहरे आए, यूथ आए एग्जैक्टली। जो अपने देश के लिए नए जम्मू कश्मीर बनाने में हेल्प करना चाहता है, वो आए आगे। हम सब उनको सपोर्ट करेंगे और जितनी भी नॉलेज हम सबके पास है उनके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को मिलके ही तो देश को आगे बढ़ाना है। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है उमर अब्दुल्ला जी का लोकसभा में नहीं जाना, और वहाँ के जो श्रीनगर के एमपी हैं मेहदी साहब, उनका वहाँ जाना और अपने आप को इस तरह से उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं जम्मू कश्मीर को लेके, काफ़ी अच्छे मुद्दे जो उन्होंने उठाए, और उनकी काफ़ी जम्मू और कश्मीर में आप देखें वाई भी काफ़ी हो रही है उस चीज़ को लेके। तो ये एक नए फेज जो है, जैसे आपने बोला नया फेज सामने आना, ये भी एक पॉजिटिव आउटकम होता है इन और चीज़ों आप अपना एक्सपीरियंस दें, अगर आप चीफ मिनिस्टर के लिए तैयार होते हैं, आपकी पार्टी को मिलता है, तो जो भी वेज एंड मीन्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनली आप लें, हम तो वेलकम करेंगे। हमारे लिए जो भी बढ़िया काम करेगा हम उसके सच को जानेंगे और वो सच ही प्रेजेंट करेंगे। सत्संग के हमारे साथियों के लिए आपस में भी सत्य ही चलेगा और सत्य ही हमारा आगे बढ़ने का रास्ता होगा। और मुझे लगता है आज की चर्चा काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं सत्संग में और नई नई चीज़ों पे बात करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे, पॉजिटिविटी फैलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पॉजिटिविटी ही जो है वो लाइफ है और पेसिमिज्म जो है वो ज़रूरी है, बट इतना ज़रूरी नहीं है। कहते हैं ना, फ्रिक्शन इतनी नहीं हो जाए बिल्कुल। कि वो सब कुछ ख़त्म ही कर दे हीट के साथ, माइल्ड चाहिए। तो हम उसका एक पूरा ध्यान रखेंगे और जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होगा, नोटिस में आएगा कि इसके बारे में कम बात की जा रही है, कि इसका नुकसान हो सकता है बात करने से, तो सत्संग में उसके बारे में बात ज़रूर की जाएगी। और आप भी देखे रहे हैं जो सत्संग, आप कोई भी ऐसा मसला, कोई भी ऐसा मुद्दा जो जेन्युइन है, नहीं हैंडल किया जा रहा प्रॉपरली, आप हमारे तक लाएं, हम उसके ऊपर पूरा रिसर्च करेंगे और उसको पूरे तरीके से पब्लिक में लाएंगे, क्योंकि पब्लिक की अवेयरनेस जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स होती है पॉलिसी मेकिंग में। इसके साथ साथ कुछ एजुकेशन को लेके हैं मसले, जिसमें नेक्स्ट सत्संग में हम लोग बैठेंगे और पढ़ाई को लेके कैसे इम्प्रूवमेंट आए, कैसे कुछ ऑर्डर्स हमारे एकेडमिक ऑफिसर्स कर रहे हैं, उसको भी हम बात करेंगे। और कोचिंग और ट्यूशन को लेके जो अभी सब लोगों ने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, मैं चाहता हूँ उसको ज़िंदा रखें। कोचिंग्स और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो ये ट्यूशन्स का चल रहा है, ये देश के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है। और जब भी पॉलिसी मेकर्स कोई काम करें, इसके नेगेटिविटी का ध्यान दें, ताकि पहला हादसा हुआ था आग लगने की वजह से मुखर्जी नगर के किसी या राजेंद्र नगर की किसी बिल्डिंग में, अब ये हादसा हुआ है ड्रोनिंग से, बड़ी हीट चली है। अब कहीं ऐसा ना हो कि फिर से भूल दिया जाए और ये वहाँ के वहाँ पहुँचे। आज एक बड़ी मैं चीज़ ध्यान से दे रहा था, प्रशांत किशोर एक बड़े थिंकर हैं, बेशक वो बिहार को बनाने के लिए हम कह रहे हैं पॉलिटिक्स करेंगे, आई विल बी वेलकमिंग इस डिसीजन कि अगर वो आ रहे हैं 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च कर रहे हैं तो। लेकिन उन्होंने एक बात बोली जो मेरे बात के साथ रेजोनेट की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने 1-2 दोस्तों को भी मैसेज किया, मैंने कहा यार प्रशांत किशोर का इतना बड़ा विजन है, मैं ये चीज़ कंटिन्यूसली कंपेन कर रहा हूँ कि 10 लाख बच्चा पेयर कर रहा है 500 पोस्टों के लिए, उन 9,99,500 लोगों का क्या, जो अपने खेत बेच के तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल सेम चीज़ उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बोली है कि मैं कोचिंग्स को लेके खुद गुजरा हूँ उस मसले से और मैं देखा है। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो कोचिंग को लेके मेरा व्यू है, हम सबका थिंक टैंक्स का नहीं कहते, थिंकर्स का व्यू है कि ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बाकी सारे एवेन्यूज़ ख़त्म कर देती है। अगर वो किसान अपनी खेती कर रहे होते ना, तो 5 सालों में वो 5 साल लगातार तैयारी कर रहे हैं, ये कोई बड़ी चीज़। और फिर उसमें पेपर लीक हो जाना, फिर उसमें माल मतलब ऐसी प्रैक्टिस होना जो कि अनफेयर मीन्स है। तो ये उन्होंने कहा कि आप अपनी लाइफ को इस तरीके से ज़ाया मत करिए, आप अदर एवेन्यूज़ के साथ भी चलिए। गवर्नमेंट जॉब की आखिरी चीज़ नहीं होती है कि निकली जॉब भर दो कोचिंग सेंटर्स। ये जो
ये जो सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश लोग हैं ये नहीं रुकेंगे और हम भी नहीं रुकेंगे। सत्संग के अंदर जो भी एपिसोड आएगा एक मुद्दा लेके चल रही है कि एक प्रॉपर कॉग्निजेंस लिया जाए बाय सेंटर सरकार, बाय स्टेट सरकार, बाय जिला सरकार कि कोचिंग और ट्यूशन। और एक अच्छा ऑर्डर आया है, अभी पता नहीं वो ऑर्डर है या नहीं है, रब जाने, बट सोशल मीडिया में मेरे पास भेजा गया कि शायद एलजी सरकार एक रिमार्केबल डिसीजन ले रही है, प्रपोजल, कि जो गवर्नमेंट के मुलाजम हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेंगे। मैं पर्सनली इसको वेलकम करूंगा। बीइंग अ प्राइवेट स्कूल ओनर मुझे खुशी होगी, बड़ी देर से ये मतलब मुझे बड़ी खुशी होगी। रीज़न क्या है, मेरे लिए इंस्टीट्यूशन बड़ा है जी। अगर मेरे स्कूल से 100, 200, 400, 500 बच्चा निकल के गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, मैं ज़्यादा खुश होऊंगा कि वहाँ पे बच्ची पढ़ाई होगी, क्योंकि वी कैन नॉट टेक लोड ऑफ एवरीथिंग। लेकिन स्कूलों में होगी, लेकिन हाँ स्कूलों में होगी, साथ में कोचिंग के ऊपर भी कोचिंग तो टोटली ब्लैंकेट बैन, कोई शेक हैंड नहीं होना चाहिए कोचिंग के साथ। टीचर्स अच्छे हैं हमारे, प्रोफेसर सियाने हैं हमारे अपने जो 10+2 के लेक्चरर्स हैं वो बहुत सियाने हैं। बट जो ये एलजी सरकार अगर डिसीजन ले रही है, प्रपोजल आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाएं और भी जो सर्विसेज गवर्नमेंट की हैं उसको इस्तेमाल करें। और एक और रिक्वेस्ट है, जो आज 28,000 करोड़ के ऊपर तुमने बात की है, अगर हमारी एलजी सरकार की नज़र इस तरफ भी जाए, जो फजूल खर्ची गवर्नमेंट कर रही है, अगर हमारी गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, तो जो गवर्नमेंट पे लोड है ना वो थोड़ा कम किया जाए। लोड कैसे, एक्सपेंडिचर हम देखते हैं ना, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहीं बड़े अनड्यू एक्सपेंडिचर्स की कराए जाते हैं गवर्नमेंट से, कुछ पता नहीं क्या कारण होता है, क्या थॉट प्रोसेस आता है। मेरे पास क्या, जैसे एक मुझे बड़ी चुभती है वो चीज़, शायद कई लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, बट मैं एज ए पर्सन अगर मुझे हेड करना होता है तो मैं बजटिंग वगैरह करता हूँ। हमें 33 लाख की क्रिस्टा की जरूरत नहीं थी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, उसमें हमारी 10 आल्टो आ जाती। हाँ बिल्कुल, और 10 आल्टो हम चला सकते थे लगाने में भी। और फिर उसका पेट्रोल डीजल अगर आप करें तो एक ट्रैफिक को मैनेज करने वाले ऑफिसर ने बेचारे को धूप में रहना पड़ता है। आपने उनको क्रिस्टा दे दी, वो आधी गलियों में नहीं जा पाती, आधी सड़कों में नहीं चल पाती है। मैं अभी पंजाब गया था, लुधियाना, मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टेट्स एक दूसरे से कंपेयर कर रही हैं, स्टेट की पुलिस वहाँ पे नेशनल हाईवे की 47 जो लाख की पेट्रोलिंग है ना उसके लिए रख सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली सिटी के अंदर 47 लाख की गाड़ी दी गई है टोयोटा हाइलक्स पुलिस को मैनेजमेंट करने की। ट्रैफिक ये यहाँ पे ली गई है। हो सकता है कुछ पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट के हमारे लोग हैं जिनको लगता है ये फंड पड़ा इसका इस्तेमाल करो, यार किसी और जगह इस्तेमाल करो। एलजी सर साहब से रिक्वेस्ट है कि इस तरह थोड़ा ध्यान दें। गवर्नमेंट हमारी, जब हमारी गवर्नमेंट बहुत वेल ऑफ हो जाएगी, जब हमारे पास सरप्लस होंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री चीज़ें देंगे, ये जो नॉन रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर है इसको थोड़ा ध्यान दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जो आपने डालना कहा। चाहूँगा कि ये नोवा गाड़ी क्यों चूज़ की गई। असली प्लान ये था कि इनको स्पीड गन्स लगानी थी गाड़ियों में, जो स्पीड मेजर करने वाली कच्ची सोनी में कौन सी कच्ची स्पीड सोनी है? में वहां पे अगर हम लोग सारी सड़क खाली भी करेंगे ना नहीं, तब भी मेरा- 40 के ऊपर गाड़ी नहीं जाती। हाँ बेसिकली, लेकिन आइडिया वही था। लेकिन पेट्रोल नेशनल वो हाईवे है रीजन, ये रीजन जानने की बात है कि इन्होंने गाड़ी तो ले ली, तो जिस चीज के लिए गाड़ी ली वो स्पीड गन क्यों नहीं ली? यही मैनेजमेंट, यही प्लानिंग फेलियर है जिसके बारे में बात करते हैं। और एलजी साहब जो है प्लानिंग के मेंबर भी रहे हैं, और तभी मैंने कहा कि फैक्ट्स को सामने लाएंगे और फेथ को भी बिल्ड करेंगे। हमने सुजेशन भी दे दी है, हमने ट्रैफिक वाली बात भी कर दी है, हमने मिसमैनेजमेंट की बात भी कर दी है। और दूसरी, आज का बेशक एपिसोड लंबा हो रहा है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्शन आने वाली है, सब लोग बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लें। जिनको आप देखना चाहते हैं अपने MLAs, आप उनको बोलें कि प्लीज़ कंटेस्ट करें, प्लीज़ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ये डेमोक्रेसी की सेलिब्रेशन है। 15 अगस्त भी आ रही है और अगली 15 अगस्त को जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक चुनिंदा सरकार होगी। 1 साल हो चुका होगा या 1.5 या 6 महीने हो चुके होंगे। हम ऑडिट करेंगे, हम पब्लिक ऑडिट करेंगे और सत्संग में बैठ कर उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं जाने से पहले एक कोचिंग के ऊपर एक जो मेरे मन में एक बात थी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। आपने एक बात कही थी कोचिंग को लेके, अभी भी मैं जो देख रहा हूँ, जो हम सत्संग में जो हम एक डिस्कस कर रहे हैं कोचिंग को लेके, हम होलिस्टिकली पूरा डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, पूरे सिस्टम को कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को कर रहे हैं, कोचिंग सिस्टम को। चाइना ने बैन भी हम की थी। सिर्फ इंफ्रा को लेके नहीं कर रहे, क्योंकि अभी भी जो बातें नेशनल मीडिया में हो रही हैं, सर वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसको चैनलाइज कर दो। हम कह रहे हैं नो, वो इंफ्रा की बात आप कर रहे इनको हैं। बैन कर दो, हाँ इन बिल्डिंगों को कोई और इस्तेमाल कर लो। Exactly. एम्प्लॉयमेंट स्कूलों कॉलेजों को बढ़ा दो, टीचर बढ़ा दो स्कूलों में एम्प्लॉयमेंट के। अगर कहीं पे कोई हमारा प्रोग्राम देख रहा है, हम आपको प्लान देते हैं एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, वी कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स। ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, और वो भी बड़े नॉर्मल स्केल में।
एंड वो भी बड़े नॉर्मल क्वालिफिकेशन के लोगों के लिए, जिनकी क्वालिफिकेशन 10th पास हो और ग्रेजुएशन भी नहीं की हो। हम उनके लिए एजुकेशन सेक्टर में 1 करोड़ जॉब क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं सत्संग में हम आपको ओपनली कह रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो हमें टाइम दे, हम आके बताते हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट एक होगी, ये हमारी पिछले 28 साल की रिसर्च है और वो रिसर्च हम सिर्फ चाहेंगे अगर आप लें तो ड्यू रिस्पेक्ट हमें ज़रूर दें। तो आपकी जो कोचिंग वाली बात थी कि कल इंफ्रास्ट्रक्चर को ना देखा जाए, हम कोचिंग बैन की बात कर रहे बैन की बात हैं कर क्योंकि ये खुद में एक साइलेंट डोपिंग है। ये अनफेयर तरीका है कि एक बच्चा अपना खेत बेच रहा है और उसको एक सपना दिखाया जाता है कोचिंग कर ले। एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है जी मैं डमी स्कूल में जा रहा हूँ और मुझे कोचिंग कराओगे तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, जबकि सीटें ही हमारे पास कम है। ये बड़ी डिबेट थी, हमने हर बात की, इस बार फिर से बात की गई, ऐसा ना हो कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए। सत्संग में हम अलग अलग इश्यूज पे आते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब तक एक इशू सिर नहीं चढ़ जाता तब तक उसके पीछे पड़े रहेंगे। तो भगवान करे हमारा सत्संग जो है वो अच्छी तरह अच्छे मुद्दों पे काम करता रहे। आज के डिस्कशन के ऊपर भी हमने जो पॉइंट्स लिए डिस्कस की, जम्मू के बड़े छोटे से शहर में बैठे हैं, बड़े थोड़े से रिसोर्सेज लेके बैठे हैं, बट देश को लेके समाज को लेके कमिटमेंट है हमारे अंदर, क्लैरिटी है और नॉलेज भी करते हैं। आप भी यूथ हैं, आप हमारे साथी हो, हमारे साथ काम करते हो, मेहनत करते हो, नॉलेज रखते हो। तो एक प्रयास है, एक कोशिश है कि हम लोग जम्मू को नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाएं और ये बताएं कि हम भी पूरे इंडिया का कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है, हम भी हैं। और एलजी साहब जैसी एबल सरकार जो हमें मिली है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है कि हम वो सारे काम कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। तो सत्संग के आज के एपिसोड में, मुझे एपिसोड बोलना ठीक रहेगा, ओपनली डिस्कस करते हैं। मुझे लगा सत्संग आज जिसको बोलते हैं ना सत्संग को, अब हम जय माता दी का नाम से शुरू किया था, जय माता दी के आज के सत्संग को जय माता दी बोलते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय माता दी और मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। जय माता दी। जय माता दी।